हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस विद संदीप। अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ने में, इसको कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज का हमारा लेसन इसी पर है, कैसे हम जेनेटिक्स को आसान और मज़ेदार तरीके से लर्न करें। सबसे पहले भाई जेनेटिक्स में बहुत सारी नई टर्म्स आती हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं और वो सब हमें एक्सपेरिमेंट्स के साथ लर्न करने पड़ते हैं। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लर्न करना मुश्किल होता है। इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेसन का ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ते हैं। इससे 50% लर्न करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जेनेटिक्स में क्लास 12 के अंदर हमारा फर्स्ट लेसन कौन सा है, वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसका हम ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी ये इनहेरिटेंस है क्या, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। और जो हम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग को रिजेम्बलेंस की जो बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, ये रिजेम्बलेंस किसकी वजह से होती है, ये इनहेरिटेंस की वजह से होती है। अब हमने ये भी देखा है भी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग कभी भी 100% सिमिलर नहीं होते, उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम वेरिएशंस बोलते हैं। और कौन सी वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस की हम बात कर रहे हैं। यानी कि वो वेरिएशंस जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेबल होते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी यानी कि क्लोन्स होते हैं। अब आती है जेनेटिक्स। तो भी जेनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी बोथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस हमने बता ही दिया, यानी कि ट्रांसफर ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलरिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और वेरिएशन बट डिफरेंसेस भी होते हैं। इन दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो ये जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं भी आज की जो हमारी जेनेटिक्स की जानकारी, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक्स, वो टाइम के साथ कैसे ऐड हुई। तो भी हमारी जो आज की जेनेटिक्स है वो मेंडल ने स्टार्ट की थी। तो सेंटर में हम रखते हैं मेंडल्स जेनेटिक्स। और मेंडल से पहले जो भी जेनेटिक्स के ऊपर जानकारी थी उसको हम प्री मेंडल जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, और मेंडल के बाद की जानकारी को हम पोस्ट मेंडल जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्री मेंडल्स जेनेटिक्स। भाई हजारों साल से जो हमारे पूर्वज थे उनको पता था कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, बेस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स कैसे मेंटेन किए जाएं। कैसे डोमेस्टिक एनिमल्स बेस्ट कौन से होते हैं, जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स हों। जैसे अगर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं तो उनके अंदर अच्छी क्वालिटी का मिल्क होना चाहिए, क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनको पता था भी बेस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स कैसे मेंटेन करें। तो क्या कैसे पता था, उनको पता था भी डिजायर्ड कैरेक्टर का जो सीक्रेट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जिस्ट करता है। और बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो डोमेस्टिक एनिमल्स का कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन कराते थे, यानी कि बेस्ट मेल को बेस्ट फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन कराते थे। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, उनको साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता था। फिर आता है थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये क्या है भाई, इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। मेंडल से पहले इनहेरिटेंस के ऊपर जितने भी थ्योरीज थे ना, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये क्या बिलीव करते थे, ये बिलीव ये करते थे कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो वो क्या करते हैं, दे गेट ब्लेंडेड। अभी एक चीज़ और ध्यान रखना, उन्होंने अपने इन बिलीफ का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। फिर आती है मेंडल्स जेनेटिक्स। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ये ग्रेगोर जॉन मेंडल थे, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। और वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए किसके ऊपर, गार्डन पी प्लांट, जिसको हम पाइसम टाइप में बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेंस होती है इट फॉलोज सम जनरल रूल्स। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किए भाई, मेंडल ने स्टार्ट तो बहुत सारे कैरेक्टर्स पे किया था, लेकिन फाइनली उन्होंने 7 कैरेक्टर्स के ऊपर इनहेरिटेंस स्टडी की। और 7 कैरेक्टर्स कैसे थे भाई, हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। जैसे अगर हम सीड शेप की बात करें तो एक इसका ट्रेट क्या था, राउंड सीड, और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग क्या था, रिंकल सीड। तो ऐसे ही इन्होंने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की, जिनमें हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाइट की जो इनहेरिटेंस है ना, इसको स्टडी एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्योर
पेरेंट्स को लिया। प्योर पेरेंट्स का मतलब क्या था भाई, वो पेरेंट जिसको हम कितनी बार ही ग्रो करा के देख रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो हमेशा प्योर प्लांट वैरायटी उस करेक्टर के लिए प्रोड्यूस करता है। जैसे प्योर टोल की अगर बात करें तो इसको कितनी ही जनरेशन तक ग्रो करा लें सीड कलेक्ट करके, हमेशा टोल प्लांट प्रोड्यूस होगा। प्योर ड्वार्फ पेरेंट की बात करें तो हमेशा वो ड्वार्फ वैरायटी प्रोड्यूस करेगा। तो उन्होंने जब प्योर टोल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस पोलिनेशन करवाया तो उनको क्या मिला, जो फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग मिले ना, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग जिसको उसने क्या नाम दे दिया F1 हाइब्रिड, उसमें उन्होंने देखा सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल मिले। F1 में कोई भी ड्वार्फ नहीं मिला। फिर इन्होंने क्या किया कि जो F1 हाइब्रिड थे उनके सीड को कलेक्ट करके ग्रो कर दिया, और जो F1 हाइब्रिड के प्लांट मिले ना, F1 हाइब्रिड प्लांट को फिर उन्होंने वहाँ पे उसकी सेल्फ पोलिनेशन करवा दी, और जो सेकंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग आई उसको उन्होंने नाम दे दिया F2 हाइब्रिड। उसमें इन्होंने क्या देखा, जो लोस्ट ड्वार्फ था ना पहले, ये रीअपियर्ड हो गया भाई। इससे इन्होंने ये लगाया कोई ऐसी चीज है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर बिना लॉस्ट हुए यानी कि स्टेबली ट्रांसफर होती है, वो लॉस्ट नहीं होती बल्कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर स्टेबली पास ऑन होती है। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब दोनों को कंट्रोल करने वाले अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एक्सपेरिमेंट के बेस पे, उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। उन्होंने ये बताया कि भी कोई जो चीज़ जो पास होती है ना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको इन्होंने नाम दे दिया फैक्टर्स। इसको आज के दिन हम जीन्स की टर्म से जानते हैं। तो भी जीन्स हैं जो पेरेंट से प्लांट्स में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, और फैक्टर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो ये फैक्टर ही है जो कंट्रोल्स द करेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं तो इसलिए उन्होंने इसका इस सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड तभी पॉसिबल हैं जब दो फैक्टर हो, यानी कि पेयर्ड फैक्टर्स फॉर ईच करेक्टर। अब क्योंकि इन्होंने देखा भी एक एक्सप्रेस होता है एक एक्सप्रेस नहीं होता, इससे उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर। जब इन्होंने प्योर टोल को प्योर ड्वार्फ के साथ किया क्रॉस पॉलिनेशन तो F1 हाइब्रिड उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई अगर हमने इसको, उन्होंने सिंबल दे दिया प्योर टोल के लिए जो पेयर ऑफ फैक्टर थे ना वो दोनों सिमिलर कैपिटल T पेयर ऑफ फैक्टर, प्योर ड्वार्फ के लिए जो पेयर ऑफ फैक्टर थे वो स्मॉल t का पेयर को सिंबल दे दिया। तो ये थे प्योर कंडीशन। अब हाइब्रिड में फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई हाइब्रिड के अंदर एक तो कैपिटल T आ जाता है और दूसरा स्मॉल t आ जाता है ड्वार्फ से। जो कैपिटल T किसको करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और जो स्मॉल t है वो किसको एक्सप्रेस करता है, वो रिसेसिव को एक्सप्रेस करता है। अब जब ये ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है तो उस केस में क्या होगा, ये t जो है डोमिनेंट बन जाता है, एक्सप्रेस कर देता है, और जो स्मॉल t है ड्वार्फ वाला वो एक्सप्रेस नहीं करता, दब जाता है, और उसको उसने बोल दिया रिसेसिव फैक्टर। अब इसने ये स्टेबली कहाँ से निकाला, भाई स्टेबली पास होते हैं फैक्टर, ये स्टेबली इसने निकाला, इसलिए निकाला भाई क्योंकि ड्वार्फ करेक्टर F1 में तो कोई भी ड्वार्फ नहीं था, ठीक है, लेकिन F2 के अंदर फिर से जो ड्वार्फ करेक्टर था वो रीअपियर हो जाता है। इसी के बेस पे कंक्लूजन निकालता है कि ये फैक्टर डिसिमिलर कंडीशन में जहाँ पे एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है ये को एग्जिस्ट करते हैं और बाद में स्टेबली पास ऑन हो जाते हैं। तो यहीं से इनका कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर आ जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर से नहीं ये मतलब लगाया भाई जो हमने बताया कि यहाँ पे सेपरेट, सेकंड इसने कॉन्सेप्ट दिया सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर। सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेपरेशन। अब ये स्टेबली कोएग्जिस्ट करते हैं और पास ऑन हो जाते हैं। वो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भी जो प्योर टोल हैं कैपिटल T और कैपिटल T रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये जो दो सिमिलर पेयर थे ना ये सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान।
एक गैमीट में पेयर का एक कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे गैमीट में पेयर का दूसरा कैपिटल टी चला जाएगा। ऐसे ही जब हम अगर डिसिमिलर कंडीशन की बात करें F1 हाइब्रिड में, F1 हाइब्रिड में क्या क्या कंडीशन होगी? F1 हाइब्रिड में जो कैपिटल टी जो टोल को करता है वो एक गैमीट में चला जाएगा और स्मॉल टी जो है वो दूसरे गैमीट में चला जाएगा। ये जो सेपरेशन हो रहा है ना, ये सेपरेशन यहाँ पे जो एक अलग अलग गैमीट में, इसी सेपरेशन को ये क्या बोलता है? सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर। यानी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये सेग्रीगेट हो जाते हैं और गैमीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर होता है, वन फैक्टर इन गैमीट। यही आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स। फिर क्या बताता है? जैसा कि हमने बताया मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, ठीक है। और फिर ये क्या बताता है भी हर एक कैरेक्टर के लिए क्या है? अलग पेयर है, यानी कि डिफरेंट पेयर्स है। तो ये कहता है ये डिफरेंट पेयर्स की असोर्टमेंट भी एक तरह से लगा लो सेपरेशन, ये सेग्रीगेशन, ठीक है। तो डिफरेंट पेयर की जो सेपरेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये मेंडल ने एक नया कॉन्सेप्ट और बताया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, देन कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, यानी डिफरेंट पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, असोर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं के बेस पे फैक्टर के साथ इन्होंने तो क्या किए? मेंडल्स ने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। जब वो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर की स्टडी करता है, इसी के बेस पे इन्होंने 2 लॉ निकाले, यानी कि वहाँ पे सिर्फ वन पेयर ऑफ फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पहला आया मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है? जब डिसिमिलर पेयर आ जाते हैं ना ऑफस्प्रिंग के अंदर या किसी प्लांट वैरायटी के अंदर, उस केस में एक फैक्टर डोमिनेंट बन जाता है और दूसरा फैक्टर क्या बन जाता है? रिसेसिव बन जाता है। यही मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस है। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या कहता है? ये जो पेयर्ड फैक्टर थे, पेयर्ड फैक्टर जैसे हम कैपिटल टी का पेयर करते हैं, तो ये क्या करते हैं? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक गैमीट में एक जाता है। तो इसी को हमने क्या बोला? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन। फिर जब हम 2 से 2 ज़्यादा कैरेक्टर की स्टडी करी, जैसे हमने बताया 7 कैरेक्टर है, तो उन सबको करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मेंडल्स क्या कहता है कि ये जो डिफरेंट पेयर्स हैं ये क्या है? ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। इसी को क्या बोलता है मेंडल? मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अब मेंडल की ट्रेजेडी क्या रहती है? वो अपने वर्क को पब्लिश तो कर देता है, पहले 1865 में कमेटी के आगे प्रेजेंट करता है और 1866 में पेपर की फॉर्म में उसको पब्लिश कर देता है। लेकिन उसके काम को उस वक्त कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और मेंडल 1984 में उनकी डेथ हो जाती है और तब तक उनको कुछ भी नहीं पता था उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। और फ्यूचर जनरेशन उनको, आज तो हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था कि भाई हमने इतना बड़ा काम कर दिया। फिर बाद में उनको रिकॉग्निशन कब मिलती है? उनको रिकॉग्निशन तब मिलती है जब मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर किया जाता है। ये कब होता है? ये 1900 में रीडिस्कवर होते हैं, यानी कि 34 ईयर्स आफ्टर मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन पेपर। अब ये 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ये कौन कौन से थे? ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन टेशरमैन। तो ये फिर से रीडिस्कवर करते हैं और उनको पता लगता है जो काम हमारा आया वो मेंडल ने पहले भी कर रखा है। और जब उनको पता लगता है मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाल रखा है, इन्होंने भी यही फाइंडिंग्स निकाली, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जब इनको पता लगता है ये काम तो पहले हो चुका है, तो ये मेंडल को उसकी सारी रिकॉग्निशन दे देते हैं। और जो मेंडल्स के लॉज जिनको आज हम बोलते हैं, वो ये मेंडल के नाम पे रख देते हैं, उनको क्रेडिट देने के लिए। फिर पोस्ट मेंडल जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं? अब मेंडल्स ये तो बता देता है भी कैरेक्टर्स के लिए 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन वो फैक्टर की फिजिकल एविडेंस को प्रूव नहीं कर पाता। तो वो अब फिजिकल एविडेंस किसी इनहेरिटेंस का फर्स्ट टाइम कहाँ पे प्रूव होता है? वो आता है मेंडल के बाद, वहाँ पे एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आती है, वहाँ पे आती है। फिर एक्सेप्शंस
भी पता लगती हैं। भाई पता लगता है कि मेंडल्स के जो लॉ हैं 3 लॉज, उनमें 2 लॉ ऐसे हैं उनके अंदर एक्सेप्शंस हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये भी पोस्ट मेंडल जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको पता होगा जो 1865 के आसपास से लेके 1900 तक सेल बायोलॉजी में बहुत सारी नई एडवांसमेंट होते हैं, अच्छे माइक्रोस्कोप आते हैं और स्टेनिंग की टेक्निक आ जाते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब वो स्टेनिंग करते हैं ना क्रोमोजोम की, तो वो क्रोमोजोम की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं सेल डिवीजन के दौरान। और क्रोमोजोम मूवमेंट में जब वो सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन में देखते हैं, तो वो क्या पाते हैं, जो मेंडल्स ने जो जानकारी फैक्टर्स के बारे में बताई थी ना, वही की वही सारी सिमिलरिटी क्रोमोजोम शो करते हैं। तो इन सिमिलरिटी बिटवीन क्रोमोजोम्स एंड फैक्टर्स के बेस पे ही दो साइंटिस्ट सटन एंड बॉरी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देते हैं, क्योंकि वो पाते हैं इनमें सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या क्या पाते हैं, जैसे क्रोमोजोम, जो मेंडल्स के फैक्टर थे वो पेयर्ड होते हैं, ऐसे ही क्रोमोजोम भी पेयर्ड होते हैं। फैक्टर की तरह ही जो क्रोमोजोम्स हैं वो भी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब मियोसिस होता है वहाँ पे फैक्टर की तरह क्रोमोजोम भी सेपरेट होते हैं, और बाद में फैक्टर की तरह ही जाइगोट में ये जो 2 की कंडीशन फिर से रिस्टोर हो जाती है। तो इसी पे बेस पे ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि फैक्टर्स जो है क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट्स हैं, ये अकर्स इन पेयर, यानी कि क्रोमोजोम अकर्स इन पेयर, और क्रोमोजोम ही है जो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो फिर क्या करता है भी, जो इनहेरिटेंस है वो एक्चुअली किसकी वजह से है, क्रोमोजोम की वजह से इनहेरिटेंस होती है। इसी को क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलता है, इन्हीं सिमिलरिटी के बेस पे। अब हमने बताया भी मेंडल्स के लॉ यूनिवर्सल नहीं थे, उनमें एक्सेप्शंस टाइम के साथ मिलती हैं। मेंडल की बात पहला क्या आता है, मेंडल ने क्या बोला था, एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर होते हैं। तो बाद में पता लगता है भी फैक्टर यानी कि जीन्स हमेशा 2 ही नहीं होते, बल्कि कई बार मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील्स। ये असल में कैसे डिस्कवर हुए भाई, हम अगर नेचर के अंदर देखें तो नेचर में हमेशा ऐसा नहीं होता भी कुछ सिर्फ टॉल होंगे और दूसरा बिल्कुल ड्वार्फ होगा, बल्कि बीच की वैरायटीज़ भी डेवलप होती हैं। तो नेचर में सिर्फ 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं होते, बल्कि नेचर शोज ह्यूज वेरिएशंस इन ट्रेट्स। इसका रीज़न असल में क्या है भाई, इंडिविजुअल में तो 2 फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो पॉपुलेशन में हमेशा कैन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे अगर हम एग्जांपल करें, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो ब्लड ग्रुप में 2 फैक्टर नहीं होते, बल्कि 3 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ए, फैक्टर बी और थर्ड होता है ओ फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर मिलके मल्टीपल फैक्टर्स ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं भी ह्यूमंस में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। फिर बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था उसमें भी एक्सेप्शन मिलती है। पहली एक्सेप्शन मिलती है कोडोमिनेंस की, यानी कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ फैक्टर है ना, वो डोमिनेंट और रिसेसिव का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक साथ डोमिनेट करते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप का ही आ जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो हम सुनते हैं ह्यूमंस में, उसमें ए फैक्टर भी डोमिनेंट है और बी फैक्टर भी डोमिनेंट होता है। फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन मिलती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करती, जैसा कि नाम है इनकम्प्लीट, या डोमिनेंस तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। और जो F1 हाइब्रिड मिलता है वो कैसा मिलेगा, वो इन बिटवीन कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, इन बिटवीन ऑफ 2 कॉन्ट्रास्ट। तो भाई डोमिनेंस हमेशा नहीं होती, बल्कि इनकम्प्लीट भी होती है, और F1 हाइब्रिड दोनों पेरेंट्स के बीच के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा। जैसे अगर देखें वाइट फ्लावर रेड फ्लावर में हमने क्रॉस पोलिनेशन करा दें, तो उसमें जो F1 हाइब्रिड आया वो क्या मिला, पिंक मिला, न रेड मिला न वाइट, बल्कि बीच का पिंक कलर आ गया। फिर हमने जैसे बताया इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, तो भाई इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट तो क्या कहती है कि 7 जो कैरेक्टर वो पढ़ते हैं वो डिफरेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। असोर्ट का मतलब होता है अरेंज होना। तो यहाँ पे पता लगता है नहीं भाई, हमेशा इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं होते, बल्कि कुछ पेयर ऐसे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं लिंक्ड के बेस पे जहाँ पे लिंक्ड होते हैं उस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये भी हम पढ़ेंगे। और ये किसकी एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपके सिंपल ब्रीफ और भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का ओवरव्यू खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पता लग गया कि बिब मेंडल ने क्या बताया कि कैरेक्टर्स के लिए जीन्स होते हैं, उन्होंने उसको फैक्टर नाम दिया था, और ये फैक्टर और जीन कैरेक्टर को एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने क्या बताया? ये फैक्टर्स, मेंडल ने तो फिजिकल एविडेंस नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी में सटन एंड बाउरी ने एक क्रोमोसोम की एग्जिस्टेंस का फिजिकल एविडेंस दिया और ये बताया ये जो मेंडल्स के जीन्स हैं, फैक्टर्स हैं, ये एक्चुअली क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और क्रोमोसोम फैक्टर की तरह ही पेयर में है, सेपरेट होते हैं और सेपरेट होके पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कैरेक्टर का ट्रांसफ़र के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की फिजिकल एविडेंस आ जाती है। लेकिन देखो, मेंडल ने फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया 1866 में रिसर्च पेपर में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई 1902 में। लेकिन जब फाइनल कंफर्मेशन, भाई ये क्रोमोसोम फैक्टर इनकी केमिकल नेचर क्या है, ये इनको अभी तक नहीं पता था, बहुत सालों तक, दशकों तक नहीं पता था। भाई ये डीएनए है, ये आरएनए है या प्रोटीन है। तो ये बहुत साल बाद उनको केमिकल नेचर का पता लगता है। वैसे तो 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो मेंशन करने के लायक हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को मेंशन करते हैं जिन्होंने कंफर्म किया, बेसिकली उन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट से। वो क्या कहते हैं? बायोकेमिकल नेचर। भाई 1934 में पहली बार एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन होती है। मैक्लॉयड और मैकार्टे ये बताते हैं कि भी जो डीएनए है ना, वो जेनेटिक मटेरियल है। वो इन्होंने आरएनए, डीएनए और प्रोटीन के ऊपर स्टडी करके देखी और फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इनके फाइंडिंग्स को उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन इनको नहीं मिली। तो 1952 में 2 साइंटिस्ट और काम करते हैं, वो थे हर्शे एंड चेज। वो फाइनली कंफर्म कर देते हैं बिना किसी डाउट के कि भाई डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है और इसके कंट्रोल करता है। ये दूसरी बात है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो कंटिन्यू रहता है। तो ये फाइनल कंफर्मेशन देते हैं। ये कैसे कंफर्मेशन देते हैं? भाई डीएनए और प्रोटीन को वो रेडियो एक्टिव लेबल करते हैं और आपको पता है रेडियो एक्टिव लेबल्ड मॉलिक्यूल्स को हम एक्सरे के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं, फिर उसको ट्रैक करते हैं उनका ट्रांसफ़र, और वो पाते हैं कि भी सिर्फ डीएनए ही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि भाई प्रोटीन जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल होता होगा। तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, नहीं, न तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, न आरएनए जेनेटिक मटेरियल, बल्कि डीएनए है बायोकेमिकल नेचर इस जेनेटिक मटेरियल की। अब इस जेनेटिक मटेरियल का ही पता लग गया हमें डीएनए का 1952 में। फिर बाद में इस डीएनए की प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या? तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बाद में 2 साइंटिस्ट आते हैं, ये हमने पढ़ ही रखा है, वाटसन एंड क्रिक। ये डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं 1953 में कि भाई डीएनए जो है वो एक रस्सी की तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। 2 रस्सी की तरह ये लगा लो, वो जैसे रस्सी होती है ना, आप दूसरे में एक दूसरे के चारों तरफ इंटरविन्ड होती है, ऐसे ही वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट प्रपोज करते हैं। इनको इस फाइंडिंग के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद तो फिर जेनेटिक्स में बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट्स होते हैं, वेरिएशंस के बारे में पता लगता है, म्यूटेशन के बारे में पता लगता है, भी कैसे जेनेटिक्स की जो डीएनए लेवल तक पे जाके चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती हैं और म्यूटेशन से फर्दर वेरिएशंस क्रिएट हो जाती हैं। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो ये हमारा यहाँ पे एक, अगर इसको ब्रीफली हम समअप करें तो हेरिडिटी का जो बेसिस है वो हम उसको कैसे समअप करेंगे, प्री मेंडल से लेके फाइनली जो वाटसन एंड क्रिक या केमिकल नेचर तक मिला। तो फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी की जब हम बात करते हैं तो मेंडल्स के जो फैक्टर्स थे, जीन्स हैं और क्रोमोसोम्स को, उसको हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जब हम केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जो बायोकेमिकल
जो हम एक्सप्लेन करते हैं ना डीएनए, तो डीएनए इज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो ये हमारा इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स का ब्रीफ ओवरव्यू है। तो एक बार हमें जब ओवरव्यू याद हो जाता है तो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो पहले ही क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू पहले से ही पता है, तो अब डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारे लिए उसको लर्न करना आसान हो जाएगा। एक साथ हमें सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि हम इस ओवरव्यू की फाउंडेशन पे नई चीज़ें लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को डिटेल से पढ़ेंगे।